बच्चों, आज की वीडियो में साना साना हाथ जोड़ी में पेज संख्या 24 और पैरा नंबर 3 से हम पढ़ने जा रहे हैं। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कि कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही हैं। अभिप्राय ये है कि लेखिका जो है अपनी सहयात्री और जितेन नार्गे के साथ सिक्किम गैंगटोक से युमथांग की ओर जा रहे हैं। सुबह चले थे, लगभग शाम होने वाली है। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिर गया था। पहाड़ी क्षेत्र था और सूरज जल्दी ढल जाता है। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों में से गुजर रही थी। उतरती संध्या का अभिप्राय है शाम होने वाली थी कि फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे हरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहने। बोकू होता है सिक्किम के लोगों के द्वारा पहने जाने वाला परिधान वस्त्र। उन्हें बोकू कहा जाता है। जैसे हमारे हरियाणा में स्त्रियों के परिधान को दामन चोली कहा जाता है, ठीक वैसे ही उन्होंने सिक्किमी परिधान पहना था जिसका नाम है बोकू। चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। पहाड़ी क्षेत्रों पर रहने वाली स्त्रियां अत्यधिक गोरे रंग की होती हैं। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्र मुग्ध मैं चीख पड़ी थी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असहनीय था। यानी वो स्त्री बहुत सुंदर थी। उधर से प्रकृति अपनी चरम सीमा पर थी। लेखिका आगे कहती है, युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना पड़ा। पहाड़ी क्षेत्रों में जब अंधेरा हो जाता है तो वहाँ पर यात्रा करना मना होता है। तो लेखिका ने कहा कि हम युमथांग नहीं पहुँच पाए, इसीलिए रास्ते में एक छोटी सी जगह थी, कस्बा था जिसका नाम है लायुंग। हमें लायुंग में रुकना पड़ा। गगनचुंबी इमारतों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग, यानी छोटी सी बस्ती थी, छोटा सा कस्बा था। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहाँ निश्चिंत सो रही थी। कुछ ही घर थे वहाँ पर और लेखिका ने बताया कि हमें लायुंग में रुकना पड़ा और सुबह हमने अपनी यात्रा आरंभ करनी थी। उसी लायुंग में हम ठहरे, यानी रात को पड़ाव जो लिया, रास्ते में रुके वो। अब उन्होंने वहाँ पर रात में क्या किया उसका वर्णन लेखिका कर रही हैं। तीस्ता नदी के किनारे तीस्ता नदी चली आ रही थी। तीर होता है किनारे पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में हमने शरण ली। मुँह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कलकल बहती तीस्ता नदी में मिल रहा था। मध्यम धीमी धीमी हवा चल रही थी। पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। आसमान में फिर से बादल थे, चांद दिखाई दे नहीं रहा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। शाम के समय परिंदे होता है पक्षी, और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। कुछ लोग खेती करते हैं, कुछ लोग बागवानी करते हैं। तो लोग जो है वहाँ के आजीविका का साधन यही है, वो भी अपने घरों को लौट रहे थे, या किसी की जो छोटी मोटी दुकानें होंगी वो भी लौट रहे थे। पर्यटन स्थल था और वहाँ लोग दुकानों में भी काम करते हैं और होटलों में भी काम करते हैं। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियों सी घुंघरों सी रुनझुनाहट सी प्राकृतिक चित्रण किया है कि वहाँ पर वातावरण में शांति थी। आंखें अनायास भर आई। ज्ञान का नन्हा सा बोधित्व जैसे भीतर उगने लगा। वही सुख शांति और सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय ताल और गति में है। यानी किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं कर रहे, अपने ही मस्ती में अपने ही कर्म में लीन है। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय ताल और गति के साथ खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है, यानी पेड़ पौधों को काट दिया है। हिमालय अब मेरे लिए कविता नहीं दर्शन बन गया। मैं सोचने पर मजबूर हो गई। तो लेखिका ने एक वर्णन किया है कि हम गैंगटोक से चले थे। गैंगटोक से चलने पर हमने कहाँ जाना था बच्चों? युमथांग जाना था, लेकिन वो युमथांग ना जाकर रास्ते में लायुंग में रुक गए।
लायुंग में रात बिताई और अब वो, मैं पहले से थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। लायुंग में उन्होंने रात बिताई है। अब उन्होंने युमथांग जाना था, लेकिन किसी ने कहा कि युमथांग में बर्फ़ नहीं मिलेगी, आप कहाँ चले जाओ, कटाओ चले जाओ। तो अब उनका सफ़र कटाओ की तरफ हो जाता है और फिर उसके बाद वो कटाओ से युमथांग की तरफ जाएंगे। थोड़ा सा परिवर्तन हो गया उनकी यात्रा में, इसी का वर्णन किया गया है यहाँ पर। अब लेखिका आगे बता रही है कि उन्होंने रात को क्या क्या किया। अंधेरा होने से पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तीस्ता नदी की धार तक पहुंच गई, यानी नीचे तराई के क्षेत्र में वो नदी के किनारे पहुंच गई। पहले बहते पानी को अपनी अंजुली में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। स्मृति में कौंधा हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूं? जिस तरह से हमारे घरों में हवन यज्ञ किया जाता है, जो पंडित लोग जो होते हैं वो पहले हमें क्या कराते हैं, संकल्प कराते हैं हाथ में पानी देकर। तो इसी तरह से हम किसी नदी के किनारे जाते हैं तो हाथ में अंजलि देकर हम अर्घ्य दिया जाता है, संकल्प किया जाता है। तो लेखिका कहती है मैं क्या संकल्प करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कहते मेरे मन में तो बस एक ही प्रार्थना चली आ रही थी, वही साना साना हाथ जोड़ी। एक कमज़ोर व्यक्ति की प्रार्थना, भीतर का सारा हलाहल, हलाहल होता है जहर, विष, सारी तामसिकताएं, बुरी भावनाएं बह जाएं इसी बहती धारा में। लेखिका ने बस यही कहा कि मेरे मन में जितनी भी बुरी भावनाएं हैं आसपास है वो सब समाप्त हो जाए, सब अच्छा तरफ अच्छाई हो जाए। रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया, यानी चारों तरफ अंधकार ही अंधकार हो गया। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज़ धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते ही देखते एक आदिम रात्रि, आदिम होता है राक्षस, की महक से परियों की कहानी सी मोहक वहराहट महक उठी, यानी कुछ रोशनी हो गई। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक करके हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। यानी जब एक व्यक्ति नृत्य करने लगता है तो सबके पैर थिरकने लगे। तो लेखिका ने कहा कि मेरी 50 वर्षीय जो सहेली थी, मणि जिसका नाम है, उसने कुमारियों को भी मात देने वाले जोरदार नृत्य प्रस्तुत किया। कहते 50 वर्ष की थी, लेकिन जो छोटी छोटी लड़कियां जो नाच करती हैं उससे भी अच्छा नृत्य उसने प्रस्तुत किया। तो हम सब अवाक रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर। कहाँ से आता है आनंद? आनंद खुशी यानी नेचुरल होता है। हमारे अंदर जब खुशी है तो हम दूसरों को खुशी प्रदान करते हैं। अब रात का वर्णन हो गया, अब सुबह की बात कर रही है लेखिका। लायुंग की सुबह हुई बेहद शांत और सुरमय। तीस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कलकल बहती हुई नदी, अधिकतर लोगों की जीविका का साधन। वहाँ के पहाड़ी क्षेत्र के सिक्किमी लोगों को, लायुंग या युमथांग के लोगों की आजीविका क्या क्या है? वे पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार करते हैं। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई। बाद में 9-10 बजे उनकी यात्रा शुरू होनी थी, लेकिन सुबह सुबह उठकर फिर से वो नदी के किनारे चली जाती है। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ़ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ़ का एक कतरा भी नहीं दिखाई दिया। यद्यपि हम सी लेवल समुद्र लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ़ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए हुए लोगों के लिए बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ किसी जन्नत स्वर्ग से कम नहीं होते। तो लेखिका आगे कहती है, फिर इतने में मुझे वहीं एक स्थानीय युवक मिला, सिक्किमी युवक मिला। तो मैंने जब उससे बात की तब उसने बताया कि पोल्यूशन ज़्यादा हो गया, पोल्यूशन के चलते स्नोफॉल में लगातार कमी आती चली जा रही है। तो वो सिक्किमी युवक कहता है कि आप युमथांग जा रही है, युमथांग में आपको बर्फ़ नहीं मिलेगी, आप कटाओ चले जाओ तो मुझे वहाँ शर्तीय बर्फ़ मिल जाएगी। कटाओ यानी भारत का स्विट्ज़रलैंड। भारत का स्विट्ज़रलैंड किसे कहा गया है? कटाओ क्षेत्र को कहा गया है। अब कटाओ की सुंदरता का वर्णन आगे आएगा। कटाओ जो अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया, सुर्खियों यानी फेमस नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ टूरिस्ट स्पॉट, बच्चों जहाँ भी ये ऐतिहासिक स्थल है और जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ टूरिस्ट स्पॉट बन जाता है तो वहाँ पर वैसे ही प्रदूषण अत्यधिक मात्रा में हो जाता है, जहाँ पर लोगों का आना जाना आरंभ हो जाएगा। अपने प्राकृतिक स्वरूप में था कौन? कटाओ। कटाओ जो लायुंग से 500 फीट की ऊंचाई पर है, और उसने बताया कि आप 2 घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे जीप से। वह युवक मुझे बताता जा रहा था तो वो बैकग्राउंड स्टोरी भी बताइए कि उसकी घरवाली जो थी, उसकी पत्नी एक छोटे से लकड़ी के घर में बाहर हमें उत्सुकतापूर्वक देख रही थी, क्योंकि हम बाहर से आए हुए थे तो उनके लिए आकर्षण का केंद्र था।
तभी एक गाय ने आकर बाहर थैले में रखा हुआ महुआ गुड़प लिया। महुआ वो भोजन, चारा कह सकते हो। मीठी झिड़कियाँ देकर उसने गाय को भगा दिया। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ हमारा सफ़र कटाव की ओर शुरू हुआ। लेखिका अपने रूम में वापस आई। वो छोटे से लकड़ी के घर में उसने जितेन और मणि से डिस्कशन किया और उन सब ने डिसाइड कर लिया कि अब हम कहाँ चलेंगे, कटाव। अब वो जीप में बैठकर कटाव की ओर चल पड़ते हैं। कटाव का रास्ता खतरनाक था और ऊपर से धुंध भी थी और बारिश भी हो रही थी। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। अंदाज से गाड़ी चलाने का क्या अभिप्राय है? यानी धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियाँ, सब बादलों की परत, सब पर। ऊपर से बारिश भी थी तो दिखाई कम दे रहा था। धीरे धीरे गाड़ी चला रहे थे। हम पहाड़ी क्षेत्र पर जाएंगे, बारिश हो रही होगी, धुंध होगी तो स्पीड वैसे ही बहुत कम हो जाएगी। अगर हम मैदानी क्षेत्र में, कोई गाड़ी की स्पीड जो होगी 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा भी चलती है, लेकिन वहाँ पर 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी। सब कुछ बादलमय। बादलों को चीरकर हमारी जीप आगे बढ़ रही थी। खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया। यानी जब हमें डर लगता तो हम शांत होकर एक एक कदम की ओर देखने लग जाते। ऊपर से बारिश हो रही थी। एक चूक और हम सब खल्लास। सांस रोके धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल संभल कर जीप आगे बढ़ती जा रही थी और हम उसे देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज़ें भी आ रही थी। फिर नज़र पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर। इफ़ यू आर मैरिड, डाइवोर्स स्पीड। यानी अगर आप विवाहित है तो स्पीड को डाइवोर्स दे दीजिए, स्पीड में गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चलाइए। इस तरह के स्लोगन लिखे थे। थोड़ी ही दूरी पर आगे बढ़े, फिर एक और चेतावनी लिखी थी। दुर्घटना से देर भरी, सावधानी से मौत टली। कहते हैं सावधानी रखनी है आपको, गाड़ी धीरे चलाना है। करीब आधे घंटे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हट गया। नार्गे ने उत्साहित होकर कहा, कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली जो मणि जो है वो स्विट्जरलैंड घूमकर आई थी, तो वो कहती है कि नहीं, ये जो कटाव हिंदुस्तान का जो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और न इतना सुंदर है, बल्कि कटाव ज़्यादा सुंदर है। कहते हैं हमारे भारत देश में ही बहुत अधिक प्राकृतिक सुंदरता भरी हुई है और आवश्यकता है उसे ढूंढने की और वहाँ तक पहुँचने की। हम कटाव के करीब आते चले जा रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ़ से ढके पहाड़ दिखाई देने लगे। पास में जो पर्वत थे आधे हरे आधे काले दिखाई दे रहे थे। हरे काले क्यों? धुंध के कारण शाम हो गई थी और कहीं कहीं इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया गया, यानी बर्फ़ जमी हुई थी। कहीं पाउडर बची रह गई तो कहीं पर धूप में बह गई हो। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए मैडम, एकदम ताज़ा बर्फ़ है, लगता है रात में बर्फ़ गिरी है यहाँ पर। थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें पूरी तरह से बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ दिखाई देने लगे, साबुन के झाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ़। मैं जीप की खिड़की से निकाल कर उत्साहित होकर लेखिका जो है चांदी के समान चमकते हुए पहाड़ों को देखने लगती है। एकाएक जितेन लेखिका से पूछता है, मैडम कैसा लग रहा है? तो मैंने जवाब दे दिया, राम रोचो। लेखिका कहती है, राम रोचो, बहुत अच्छा। तो वह उछल पड़ता है, मैम आपको नेपाली भी आती है? कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ़ फिर से पड़ने लगी। रात को हुई थी, अब जो सुबह जब दोपहर के समय वो वहाँ पहुँचे तो फिर मोतियों के समान महीन महीन बर्फ़ गिरने लगी। तिमरो माया सेंधे मलाई सताऊं छू, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चारों तरफ बिखरी हुई बर्फ़ और सुंदरता को देखकर जितेन के मन में भी थाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते वह झूम झूम कर गाने लगा था। कौन सा गाना? यही, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। हम सभी सैलानी कौन? पर्यटक अब जीप से उतरकर बर्फ़ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ़ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ़। ऊपर आसमान और बर्फ़ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ़ में लेटकर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने लगे थे। बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब लेखिका ने स्वयं के बारे में बताया है कि उसने कटाव में किस तरह से आनंद लिया। इसका वर्णन हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना है।